तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइया में बताया, वजाहत अली खान साहब हैदराबाद से MIM लीडर और साबिक़ कारपोरेटर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वजाहत साहब, हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं और फिर इसके जो सियासी असरात अगर हम देखें तो सारे मुल्क में जो हमको नज़र आ रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र है। मैं सबसे पहले ज़रूर आगाज़ करना चाहूँगा, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री भी आज यूपी में रहे, तो बहरहाल योगी सरकार की इन्होंने तारीफ़ की और सताइश की, और बहरहाल ये भी एक हमारे सामने बात है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब 2022 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं अभी से। और फिर साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, बिलखुसूस बैरिस्टर ओवैसी का जो दौरा उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश में जो MIM का की हिस्सेदारी है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, इसको लेकर मुख्तलिफ सवालात भी उठने शुरू हो गए हैं। क्या इस हवाले से आप कहेंगे? देखिए, बैरिस्टर साहब का उत्तर प्रदेश के अंदर दौरा या उनकी आमद या वालियाना इस्तकबाल कोई नई बात नहीं है। ये मुसलसल गुज़िश्ता इंतखाबात 2017 से कबल भी वो कई मरतबा उत्तर प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। बड़े बड़े इंतखाबी जलसों से और आम जलसों से भी वो खिताब कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम रियासतों, तमाम रियासतों का, वहाँ इलाकों का, उन हल्कों का उन्होंने जायजा लिया, जैसे लखनऊ है, संभल है, मुरादाबाद है, कांड है, कंदुरकी है, कई इलाकों के अंदर, बिजनौर के अंदर। और उसके अंदर उन्होंने अपने बुनियादी तौर पर जो प्राइमरी बॉडीज है उसका क़याम भी अमल में लाया था। और ये बात वाज़ेह है कि 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 36 मुकामात से असेंबली इंतखाबात में मुकाबला किया था और एक अच्छे इंतखाबी मुहिम चलाई थी और काफी बड़ी बड़ी जमातों का मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तना उस वक्त किया था, जहाँ पर संभल में ज़ियाउर रहमान बख्त जो शफीक रहमान बख्त के पोतरे हैं वो हमारे उम्मीदवार थे। मुरादाबाद से उम्मीदवार थे, संभल से थे, अमरोहा से थे, कांड से थे, कंदुरकी से थे, लखनऊ से थे। बेशुमार 36 उम्मीदवारों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकाबला किया था। ये बहुत बड़ी बात है 403 हलकों के अंदर, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, नहीं मिली, ये एक अलग बात है, क्योंकि पहली एंट्री थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन इसने अच्छा बनाया, एक अच्छा माहौल पैदा किया, एक अच्छी बुनियाद वहां पर रखी है। और उसी के सिलसिले को जारी रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की जद्दोजहद है कि वो भी इस बार 2022 के अंदर भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जैसा कि उन्होंने 100 हल्कों पर, सीटों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। इस पे क्या स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं और इख्तिताम में क्या फैसला होता है, एक अलग पहलू है। देखिए, जहाँ तक योगी हुकूमत का ताल्लुक है, 2017 से मुसलसल उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ 2014 में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, उस वक्त सारा मुल्क, सारी दुनिया जानती है कि किस किस्म के हालात मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, खासतौर पे अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और खुद मुसलमानों के आम शहरियों के लिए भी कितनी नुकसानदेह, तकलीफदेह बात हो रही है, ये हमारे सामने है। और दूसरी तरफ जहाँ तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, आदित्यनाथ योगी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद से वहाँ पर मुसलसल मुजालिम का सिलसिला जारी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मुसलमानों के लिए मुसलसल दमीन दंग की जा रही है। सबसे पहले जब इन्होंने इख्तिदार हासिल किया तो वहां पर स्लॉटर हाउसेस और बुच्चर शॉप्स पर उन्होंने रेड करवाया, कई मुसलमानों को मरवाया, एनकाउंटर किया गया, गिरफ्तार किए गए, दुकानों को सील किया गया, कई लोगों को मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग के नाम पर संरक्षकों को खुली छूट दी गई है। कई कत्ल बेकसूर लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, पुलिस की तमाशाई बनी रही है, पुलिस के सामने ये वाकया होते रहा। और फिर इसके बाद जब कब्रिस्तान को कब्रिस्तान देने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को कब्रिस्तान दिया जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को शमशान भी दिया जाएगा। फिर एक लव जहाद एक्ट बनाया गया, तो उस लव जहाद एक्ट के तहत जो कन्वर्शन के लिए जो लॉ बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस पास किया गया 2020 के अंदर, और जहां पर इसके इल्जाम के तहत कई मुसलमानों और क्रिश्चियनों को निशाना बनाया गया कि ये धर्म परिवर्तन के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं करके उस पर भी कई मजालिम ढाए गए। फिर उसके बाद आपने देखा जो दिवाली के लिए जो फंड दिए गए, वहाँ ईद के लिए फंड नहीं दिए गए। और इत्तेहादुद्दीन ने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं दिवाली मनाता हूँ लेकिन ईद नहीं मनाता। फिर उसके बाद
आपने देखा कि CAA का जो एजुकेशन हुआ था उसमें 19 मुसलमानों का कत्ल हुआ एजुकेशन के अंदर। पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर कत्ल किया गया उनका, और नोटिस 500 से ज्यादा मुसलमानों को पुरअमन एहतजाज करने वालों को नोटिस दी गई और कई किस्म के मजालिम किए गए। मस्जिद में हत्या के जुमा की नमाजें करने के लिए लोग जमा हुए तो उन्हें कहा गया कि ये CAA NRC का एहतजाज करने आए हैं, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाए, और नमाजें पढ़ने नहीं दिया गया। फिर आपने देखा लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में फसाद बर्पा किया गया, मारा गया, लूटा गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मुस्लिम्स गो टू पाकिस्तान। एक ओहदेदार सरकारी वर्दी में रहते हुए इस किस्म से योगी हुकूमत का पुलिस ओहदेदार कहता है कि गो टू पाकिस्तान। और फिर इसके बाद एक जो लाठीचार्ज में 11 साल का बच्चा वाराणसी में मरा था, जब उस वक्त पूछा गया मजिस्ट्रेट से तो उसने कहा कि दीज थिंग कीप हैपनिंग, ये तो हालात होते रहेंगे, और इस किस्म की बातें यहाँ पर की गई हैं। फिर इसके बाद आपने देखा जो कोरोना वायरस की जो लहर सारे दुनिया में, सारे देश में आई, यूपी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी थी। जहाँ बेड्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे, वैक्सीन नहीं थे, वहाँ यूपी के दूसरे तबके के लोगों को तो दूर की, मुसलमानों को तो दूर की बात है, दूसरे तबके के लोगों को भी कुछ फराहम नहीं किया गया। मुसलसल और मुकम्मल बीजेपी सरकार नाकाम रही योगी आदित्यनाथ की। ठीक है, मैं बजाज साहब आपके तरफ आऊंगा फिर पलटकर, और फिर सवाल जो माही साहब से कर रहा हूँ वही सवाल आपसे भी होगा। माही साहब, यहाँ पर एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी तर्ज पर जो है लोगों को ये इख्तियार है कि वो हुकूमत को चुनते हैं, किसी भी क़यादत को चुनते हैं। अब अगर हम देखें जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के हवाले से, तो अभी अगर हालिया दिनों में अगर हम पंचायती इंतखाबात की बात कर लें, ब्लॉक सतह के जो हुए या फिर दीगर ज़िमनी हुए, तो इसमें फिर एक मरतबा क्या वजूहात है? मतलब इतनी वजाहत साहब ने भी जो कुछ कारकर्दगियाँ, जो नाकाम कारकर्दगियाँ जिसको वो बता रहे हैं, तो फिर हुकूमत की यानी अवाम की जानिब से फिर एक मरतबा बीजेपी सरकार को चुनना, उनके पार्टी के नुमाइंदों को चुनना, ये क्या कहता है? ये क्या किस तरह का तासुर है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जमहूरियत में तो लोगों का जो फैसला होगा उसी को देखा जाएगा, सारी कामयाबियाँ नाकामियाँ उसी से जो है तोली जाएंगी। देखिए, जमहूरियत में अवाम को बिला खौफ व ख़तर मुकम्मल आज़ादी के साथ, मुकम्मल सीक्रेसी के साथ उनको इख्तियार दिया जाना चाहिए, वो किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को मुंतखब करते हैं। अभी देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इलेक्शन हुए थे, और अभी जैसा बताया जा रहा था कि किस तरीके से रियासती हुकूमत काम कर रही है, फिर उसके इदारेजात कैसे काम कर रहे हैं, तो ये मानना कि अवाम की मर्जी थी। अब आप भी रिपोर्ट किए आपकी खबरों में भी कि कैसे उम्मीदवारों को नॉमिनेशन भरने तक नहीं दिया गया, उनका तो किडनैप किया गया, या फिर उनको जो है जो इस तरीके से भी हो हरासा किया गया, या फिर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया, जो बहुत से कामें हुए। उसके बाद तशद्दुद का वाक़या हुआ। अब आप देखिए, बंगाल में भी तशद्दुद हुआ था इलेक्शन के बाद, असेंबली इलेक्शन के बाद। वहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है, फिर CBI से इंक्वायरी होती है, बहुत एक तनाज़ा होता है, फिर गवर्नर साहब भी जाकर बड़ा दौरा करते हैं, सब कुछ होता है, बड़ा वाक़या होता है जी। तो यहाँ एक वायलेंस हुआ। यहाँ देखिए, महाभारत की रील फिराई गई, ख़वातीन को यानी उनके कपड़े उतार दिए गए थे, लेकिन कहीं कोई ना गवर्नर की कुछ तौक़ीफ़ होती, ना कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई रुजू होता, ना कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू होता। ऐसा दिखता है कि एक मामूल का खेल है। तो जहाँ जमहूरियत इस नौयत की हो गई, तो ये अवाम के कैसे, अब आप देखिए, अवाम शाबाशी दे रहे होंगे कि भाई इसलिए हमने आपको मुंतखब किया कि आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खुशी में हम आपको वोट दे रहे हैं। आप इसलिए वोट दे रहे हैं, जैसा अभी कहा गया कि कोरोना का जो मैनेजमेंट था आपका, भाई लाशें तो हमको चिता में जला नहीं सके, समंदर में फेंके, इस खुशी में हम आपको वोट दे रहे हैं। और क्या क्या खुशियां होंगी आपकी, लॉ एंड ऑर्डर कितने लोग हैं। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा, कितने OBCs को आपने इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया है, खुद ब्राह्मण लोगों को कितना आपने सताया है, कितने जो है, ठीक है आप ठाकुर हैं तो कितने ठाकुर आपके साथ परेशान हैं, कितने जो है दीगर तबकात के लोग परेशान हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही जात पात की सियासत आ जाती है, आपको उसी एंगल से देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस का हवाला देने के जो अभी उनको इतना ज्यादा जो है भारी बहुमत मिली लोकल बॉडीज में, ये देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अवामी आईना नहीं होता, ये एक जबर, एक तसल्लुत, एक जालिमाना जो है किस्म का जमहूरियत को हाईजैक करने का एक मिसाल थी जो आपने दी है। ये कोई हकीकी अवामी रद्दमल नहीं होता। कोई घर में
अपनी मैयतों को लेकर इनके लिए खुशी करेगा? बताइए, कोई इतनी महंगाई रखकर इनके लिए वोट देगा? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ढकोसला था। ये जो हालिया जो रिजल्ट्स आए हैं पंचायत राज के इलेक्शन से करा के, ये बिल्कुल ढकोसले थे। ये कोई अवामी खत एतमाद हरगिज नहीं था। ठीक है, वजाहत साहब आप भी इस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से मीडिया की जानिब से बैरिस्टर ओवैसी से सवाल किया जा रहा है, एमआईएम लीडरान से सवाल किया जा रहा है कि भाई क्या इन इंतखाबात पे पोलराइजेशन कर रहे हैं या किया जाएगा, तो मैं जानना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा माजी अगर हम देख लें तो ये जो रियासत है पोलराइजेशन से पाक व साफ थी। अब पोलराइजेशन यहाँ पर इन इंतखाबात में देखने में आएंगे। इस तरह का जो सवाल मुसलसल किया जा रहा है कि क्या भाई आप पोलराइजेशन के लिए आ रहे हैं? देखिए, ये बात और ये इल्जाम तो कोई नया नहीं है। जबकि बैरिस्टर साहब 2004 में पहली बार अपने पार्लियामेंट बने तो उन्होंने जब ये देखा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और अदर स्टेट्स का भी रुख करने का फैसला किया और महाराष्ट्र में उन्होंने काफी मेहनत की, वहां भी गए, वहां नांदेड़ में इंतखाबात में मुकाबला किया, वहाँ कई महाराष्ट्र के इलाकों के अंदर मुंबई में इंतखाबात में मुकाबला किया, वहाँ हमारे 2 अरकान असेंबली मुंतखब होकर आए, औरंगाबाद में MP तो उस पर भी यही बात कही गई थी, ये पोलराइजेशन के लिए आ रहे हैं, वोट कटवा पार्टी है, वोट काटने के लिए आ रहे हैं। 2015 में जब बिहार गए तो वहां पे भी यही बात कही गई। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, दिल्ली में भी इंतखाबात लड़े, झारखंड में भी इंतखाबात लड़े, तो हर जगह ये इल्जाम लगाया गया कि पोलराइजेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये तो इल्जाम तो सियासी हालात को पेश नजर रखते हुए बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कब तक मुसलमान, अगर पोलराइजेशन की बात नहीं, अगर हम खुद से जाकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर नहीं लड़ती है तो फिर मुसलमानों के लिए कौन सी जमात लड़ेगी? अब कांग्रेस का तो ऑलमोस्ट मुसलमानों ने आजादी के बाद से जो साथ दिया, उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, ये तो रोजे रोशन की तरह आया है। फिर समाजवादी पार्टी के मुसलमान रहे, आज आजम खान साहब, उनके प्रेजेंट का क्या हाल हुआ अब हमारे सामने है। और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी में भी मुसलमान रहे, उसका भी साथ दिया, उसने भी मुसलमानों के साथ क्या किया वो भी हमारे सामने है। तो बैरिस्टर सुन्नी साहब का नजरिया ये है कि अब हम सेकुलर जमातों के बैसाखी बनकर या उन्हें खांदा देकर लेकर चलने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम खुद मुख्तफी होकर हम अपने हकूक के लिए खुद लड़ने की ताकत और कुव्वत पैदा करें और लड़ेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ होगी। और बिहार में पहली बार यकीनन 6 उम्मीदवार लड़े थे, नाकामी हुई थी, तो उस वक्त भी ये कहा था कि हम मशवरा दिए थे कि मत जाइए, आप, नाकामी हुई। लेकिन जब दूसरी बार जब गए तो आपने देखा कि आज 5 अरकान असेंबली विधानसभा में हमारे बिहार के अंदर है। महाराष्ट्र जैसे इलाके के अंदर औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब रुकने पार्लियामेंट है, कोई मामूली बात नहीं है। छोटी सी मुकामी जमात कहने वाले मुखालिफिन के लिए कि उनका एक 2 रुकने अरकान पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट के अंदर है, तो ऐसा कोई वो मसला नहीं है कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, बल्कि तवज्जो ये दी जाए कि जो मुसलमानों पर जो मुजालिम का सिलसिला है और खास तौर पर जो हालिया में मदारिस को जो निशाना बनाया जा रहा है, जो इन्फोर्समेंट की जानिब से उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी साहब वगैरह जैसे लोगों और उनके सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है इंतखाबात के सामने, और मदारिस के हिसाब किताब पूछे जा रहे हैं और तब्दीली मजहब के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का सामना हमारे सामने है, जो 5 अगस्त 2020 को जो संग बुनियाद रखा गया, जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरकत की, वज़ीर आज़म और खुद आदित्यनाथ योगी ने शिरकत करके संग बुनियाद रख दी। तो ऑलमोस्ट मुसलमान उम्मीद छोड़ चुके हैं, ये कहा जा सकता है, बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए उसी मुकाम पर। तो उसके बाद अगर मजीद खामोशी अख्तियार की जाए तो और भी इस किस्म के हमले हो सकते हैं। और हाल ही में जो फिर अब पॉपुलेशन पॉलिसी जो बनाई गई है फैमिली प्लानिंग की 2021 से 30 तक, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, आपके जमहूरी हक से आपको महरूम कर दिया जाएगा, और सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, सरकारी स्कीमात से महरूम किया जाएगा, राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों का इंदराज होगा, और आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए लम्हे फिक्र है, इसके लिए गौर फिक्र करने की साहब, जहाँ तक आबादी पर कंट्रोल के हवाले से, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये सभी के लिए है, मतलब एक खास कम्युनिटी क्यों इस हवाले से जो है ज्यादा अपना रद्दमल देती है, या फिर वो उसकी जानिब से एतराज हो रहा है, जबकि सबके लिए है? ये तो खास तौर पर निशाना तो मुसलमानों को बनाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर 17 से 19% आबादी है, और इंटरनेशनल सर्वे में भी ये बात कही गई है कि दुनिया के अंदर 23% मुसलमान है, और अब इनको खतरा जो है वो मुसलमानों से है, इस्लाम से है, ये बात वाज़ेह है। 1975 के अंदर भी इंदिरा गांधी ने भी यही
फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी अख्तियार की थी और सारे मुल्क में जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी, तो उसका रास निशाना मुसलमान ही थे। इनके दूसरे तबकात अगर हम देखते हैं 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हुआ करते हैं, अक्सर ज्यादातर तबका तो मुसलमानों में होता है। यह बात रोज क्वेश्चन की तरह आया है, सब जानते हैं। और रास टारगेट बनाने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई है और इसको खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वजह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। भाई साहब, आबादी पर कंट्रोल के हवाले से जो एक पेशरफ्त एक पहल यानी यूपी सरकार की जानिब से हो रही है, और हो सकता है जब एक रियासत में होता है तो फिर दूसरी रियासत ये देखा जा रहा है मुसलसल अगर हम देखें तो दीगर क़वानीन के हवाले से भी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने कानून इससे पहले भी जी जो एंटी कन्वर्शन लॉ था जी, वो भी हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ रहा। अब ये भी जो कानून बन रहा है वो भी इसके खिलाफ है। और आप देखिए, ये जितने स्टेट्स में जी जहाँ तक है जो क़वानीन बन रहे हैं वो मुतज़ाद हैं हमारे दस्तूर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जियां बराबर नहीं हो पा रही। चाहे वो कश्मीर का 370 का हो, सीए का हो, तलाक का हो, जितने भी हो, ये कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जी। लेकिन इस पर हमारी बराबर समाअत नहीं हो रही। खैर, अभी हमें उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस काफ़ी, अभी तक तो उनकी अच्छी रही परफॉर्मेंस, तो वो शायद उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ व्यू लेंगे। लेकिन ये पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूर है। लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। जब आप कोई भी काम करते हैं, अक्सर हम पहली जो हुकूमतें होती थी तो उसमें पहले आदद शुमार बताते थे। अभी ये बताया जरा सा भी बताए जरा साहब के मुसलमानों में आबादी का तनासुब। देखिए, पहले आप आदद शुमार रखिए। ये बिल्कुल एक ढकोसला इस कम्युनिटी को बदनाम करने की चीज़ है, ऐसा नहीं है। कहाँ किसकी आबादी का जो फर्टिलिटी रेट और जो है जो हमारा दूसरा जो पैदाइश का जो रेट होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। फर्टिलिटी रेट अच्छे हैं हमारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब देखिए कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, वो अपने कुंबा को महदूद कर रहे हैं, अपने लिहाज से कर रहे हैं जो भी हो, या फिर मेडिकल बुनियाद पर कर रहे हैं जी। तो ये मफरूज़ा हालांकि सबके लिए है, लेकिन जो टैक्स दिया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन को असेंबली के इलेक्शन के लिए हमवार करने की एक मिसाल है। लेकिन मैं तो इस कानून के इसलिए हूँ कि भाई आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप बताइए, आप कोई मिल रही है सरकारी नौकरी? आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, सरकारी नौकरी तो मिलती ही नहीं। आप बताइए, एजुकेशनल, वेलफेयर, अदर बेनिफिट्स अभी कोई मिलते हैं आपको? बेनिफिट्स कहीं मिलते हैं? आपको किसी बैंक से 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का खर्चा तक नहीं मिल पाता है। यानी आप अमली तौर पर हम कह लें कि हम बराबर के शहरी हैं, लेकिन ये कम्युनिटी, इस तबके को सेकंड ग्रेड से बदतर बना दिया गया। इसका तो एहसास कीजिए। ये हम कर लीजिए, जरूर कीजिए। अभी तो मैं ये मशवरा दूंगा, योगी जी दो क्यों भाई, आपके जैसे ब्रह्मचारी हो उसको नौकरी मिलेगी। ये कानून बनाइए, बहुत अच्छा था, आपके जैसा बनाइए। जैसे आप ब्रह्मचारी हुए तो आपको जो चीफ मिनिस्टर बनाए, हालांकि आप असेंबली में इलेक्ट नहीं हुए थे, आपको एमपी से रिजाइन कराकर आपको इधर लाए। तो ऐसी तो जो ब्रह्मचारी होगा, जो साध्वी होगी, मतलब जो शादी नहीं करेगी, जो शादी नहीं करेगा, उसको हम नौकरी देंगे। ये कानून बनाइए, ऐसा मशवरा दीजिए। ठीक, दो क्यों भाई, वो भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो नहीं बताना चाह रहा हूँ। और आप देखिए, ये अगर ठीक है आप फॉलो मत कीजिए, आप वैसे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है अमली तौर पर। अपन बता दें हम हिस्सा हैं, हमारे साथ वो हो रही, ये देखिए गम करने का, मातम करने का टाइम नहीं है ये। जो आज अपने बयान में उनका नुक्ता नजर अपनी जगह है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये चीज को मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा कि हाँ योगी जी, आप वो भी नहीं कीजिए, बिल्कुल ब्रह्मचारी को आप सरकारी नौकरी दीजिए, ब्रह्मचारी को एजुकेशन दीजिए, ब्रह्मचारी को जो है दीजिए, जो भी देना है दीजिए, बिल्कुल बच्चे जो नहीं पैदा करे उसको दीजिए। और आप चूंकि सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, अमली तौर पर हिस्सा नहीं है, समझते हैं हम भी एक हिस्सा है, हम भी शहरी हैं, हमारे पास भी फला है, ये सब एक ढकोसला है, अमली तौर पर कुछ नहीं है। बिल्कुल हम जो है वेलकम करना। और आप देखिए हिंदुइज्म, मैं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे लोगों से हिंदू सोसाइटी में। मैंने सिर्फ सवाल किया, 8 दिन पहले की बात है कि भाई ये मुसलमान जो हुक्मरान रहे, तो खैर सियासी तौर पर रहे वो लोग, उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर वो मजहब की तबलीग करते तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है। मैं बोला देखो हिंदुइज्म कब से खतरे में आया, वो लोग ये समझने लगे कि 2014 से खतरे में आ गया हिंदुइज्म। और आप देखिए
ठीक है, आपको पावर मिल रहा है, आपको सीट मिल रही है, एक तबके को नीचा करके उनको ये समझना है कि 15% से आपको 85% को नुकसान हो रहा है, लेकिन इनकी जो साइकी हो रही हिंदू तबके को एक डर बना दे रहा जी। और जो तबका डर में रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। और आप देखिए 1000 साल तक जिन्होंने हुकूमत की वो काम नहीं कर सके, ये लोग कुछ अरसे में करके दिखा देंगे। ठीक है, सुनिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वेलकम है, मैं तो वेलकम करूंगा इस चीज का। ठीक है, कि योगी को कहूंगा, योगी जी दो क्यों, वो भी नहीं, ब्रह्मचारी को आप सरकारी नौकरी दीजिए। वजाद साहब, यहाँ पर गिरफ्तारियों के हवाले से भी हमने इब्तिदा में जिक्र किया, और फिर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से या फिर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से जो 2 ATS की जानिब से जो गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश की ATS की जानिब से, तो इनको कानूनी मदद फराहम की जाएगी। अब इसी पर सवाल हो रहा है कि भाई आप यानी कि जिन पर इल्ज़ाम संगीन हैं आप उनको जो है कानूनी मदद फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का मामला है। अगर गिरफ्तारियों को जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया, बहुत सी गिरफ्तारियाँ इस दरमियान भी हुई है, चंद दिनों में हुई हैं, तो वाक़तन ये जो जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से जो ऐलान किया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर 15 अगस्त से पहले ये हुकूमतें इस किस्म के काम करती है कि कहीं हरकतुल अंसार, अल-कायदा, कहीं लश्कर-ए-तैयबा के लोग पकड़े गए कश्मीर में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ। उनका मंसूबा ये था कि वो 15 अगस्त के दिन कुछ धमाके करना चाहते थे। इस किस्म के इल्जाम लगा के गिरफ्तारियां बेकसूर नौजवानों की होती रही हैं। उसी का ये सिलसिला है कि 15 अगस्त से पहले मिनहाज अहमद और नसीरुद्दीन को जो गिरफ्तार किया गया है, अंसार गज़वतुल हिंद के कहा जा रहा है। जैसा कि मौलाना ने अरशद मदनी साहब मदद आलू ने कहा है कि अभी ये लोग मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। अभी इल्जाम लगाया गया है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके फैसले का और उनके ऐलान का कि जो इन नौजवानों को कानूनी इमदाद पहुंचाई जाएगी। क्योंकि साबिका में हमने देखा है कि कई ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि एनकाउंटर भी किया गया था, जहां तेलंगाना के अंदर खुद नलगुंडा के आलेर मकाम के ऊपर जो 2015 में 7 अप्रैल को वखार नामी नौजवान, अमजद, जाकिर, मोहम्मद हनीफ और इजहार खान, 5 नौजवानों का जो एनकाउंटर किया गया था, 6 महीने के बाद जब अदालत का फैसला आया तो वो नौजवान बेकसूर साबित हुए। तो इस किस्म से मुसलमानों की गिरफ्तारियां, उन पर एनकाउंटर किया जाना या उन पर इल्जामात लगाना, ये कोई नई बात नहीं है। खुद हैदराबाद के मौलाना नसीरुद्दीन साहब को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ शायर इस्लाम के बानी भी थे, सदर भी थे, उन्हें गुजरात की जेल में रखा गया, फिर बाद में उनको रिहा किया गया। तो ऐसे कई बेकसूर नौजवानों को जो खुद मक्का मस्जिद के केस के अंदर भी, अजमेर शरीफ के केस के अंदर, कई केसेस के अंदर गिरफ्तार किया गया। बाद में 10-12 साल जेल में रख के उनकी जिंदगी, उनकी जवानियों को तारीकी में डाल दिया गया और वो बेकसूर साबित हुए शवाहिद और गवाह न मिलने की बुनियाद पर। तो ये सिलसिला रहेगा। ये फैसला हम मौलाना का इसका काबिल कबूल है और उसका हम वेलकम करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद चाहिए। यकीन भाई साहब, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल, यानी कि अभी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, मतलब मुल्क ने बहुत कुछ देख लिया। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, या फिर एक कम्युनल फ़िज़ा या फिर कम्युनल कार्ड, जिस तरह से हमने देखा कि इंतखाबात से पहले क़रीबन जो है ये मुसलसल कोशिश ज़रूर रही है, चाहे स्टेट लेवल इलेक्शंस हों, चाहे इलाकाई हों, चाहे जो है यानी लोकसभा के हों। तो अब भी क्या लोगों का मिजाज यही है कि वो इसी में पड़े रहेंगे, जबकि बहुत सारे मसाइल का हमको सामना है। 2022 उत्तर प्रदेश, चूँकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली का रास्ता जाता है, तो क्या अब भी उसी तरह का जो है लोगों का सोचना है कि वही बात चलती रहेगी, वही इंतखाबी एजेंडे रहेंगे? देखिए, इसमें सबसे अहम रोल ओपिनियन बनाने का है, पब्लिक ओपिनियन बनाने का है, राय महम करने का है, और उसके लिए एक बड़े हथियार की जरूरत होती है। मीडिया एक हथियार है, चाहे वो मीडिया गोद में बैठा हुआ मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या एक IT सेल हो। कुछ IT सेल के लोग हमारे दोस्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से हैदराबाद से काम करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में काम करते हैं। वो बहुत भारी तनख्वाहें हैं उनकी, एक बड़ा नेटवर्क है इनका। झूठ को इतना फैलाते हैं कि जिसकी वजह से ये झूठ का एक बड़ा जो है झाड़ बन गया है, बड़ा जी। तो ये झूठ की प्रॉपर्टी है। फिर उनके साथ अब आप सो कॉल्ड नेशनल मीडिया जिसको बोलते हैं आप, वो कैसी बातें करता है, कैसे डिबेट करता है, वो तो आप भी जानते हैं। तो ये एक रहनुमा के जरिए ये जो मसाइल होते हैं हमारे, चाहे वो महंगाई का मसाइल हो, बेरोजगारी का हो, कोविड मिसमैनेजमेंट हो, या जितने भी
बुरे हालात हमारा। आप देखिए कल ये ताजिकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर चीन के लोगों से मिले थे जी। तो देखिए मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि चीन कछुए की चाल चलते हुए खामोशी से कई बड़ी हमारी जो है इलाके में बिल्कुल वारिद हो गया है, बल्कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया, लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं होता हमारे पास। हमारा ना मीडिया उस पर डिबेट करता ना कुछ होता। कहीं पे डिबेट करेंगे ये जो अभी जैसा वो क्या है ग़ज़वतुल हिंद फला हिंद, ये इसकी भी एक तस्वीर में एक साहब से मिला था जो मेरे काफ़ी एक बड़ी सर्विस IB के लिए काम कर रहे थे, रिटायरमेंट हुआ था उनका, तो मैं पूछना था उनसे, खैर वो बाद में बात करूंगा उसके बारे में जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस किस्म से जो मीडिया का जो रोल है ये हुकूमत को पर्दापोशी करना चाहता है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर दो जी, आप बिल्कुल उनकी तब्दील कर दो कि वो लोग जो है ये कोई, अब देखिए हर कोई मुतासिर है इस वक्त बेरोजगारी से, कोविड मिसमैनेजमेंट से, महंगाई से, इकोनॉमिक। अब देखिए इन्फ्लेशन कितना होगा जी, बिल्कुल लोग वाकई में इन्फ्लेशन, आप एक प्रोग्राम किए थे इन्फ्लेशन का, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्फ्लेशन पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ड्राई सब्जेक्ट है, कौन देखेगा, व्यूअर्स जो है रिमोट लेके, अरे भाई इन्फ्लेशन क्या हो रहा है छोड़ो बोल के, तो वो है। और रही बात, मैं जैसा वो कुछ नाम अभी कहा, वो ग़ज़वतुल तहरीक अंसार, ग़ज़वतुल हिंद फला फला, तो एक बहुत पहले की बात थी, एक बड़ा मामला हुआ था तो एक नाम आया था, मैं ये नाम कैसा है, खैर कई अर्सा गुजर गया, वो साहब रिटायरमेंट होके आए तो बोला साहब ये आप लोग ये तंजीम तो मालूम हो गई, इसका दफ्तर कहाँ है इसका? मैंने बोला दफ्तर फला जगह होता है, ये रा के दफ्तर में या आई के दफ्तर में होता है, ये हम लोग ही बनाते हैं। बोला भाई नाम कैसे करते हैं तुम लोगों को? अरे भाई नाम के लिए तो बड़ा वो रहता हमारे पास, अरबी में कुछ एक चीज निकाल लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका निकाल लेके ये किसी से एक जोड़ देते हैं, नाम बन जाता है। तो खैर कितनी हकीकत है उनकी, लेकिन अब ये हमारे लोग तो सही करे होंगे, मैं यही समझता हूँ। तो ये एक मफरूजा होता है, ये कुछ नहीं होता, और एक लोगों को तैयार करते हैं थोड़ा, भाई तुम ऐसा करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे, कुछ दिन तुम जेल में रहना होगा, हमारा सब तुम देख लेते हैं। तो अब जैसा मौलाना ने कहा कि भाई हम बेखुसूर लोगों करेंगे, बराबर करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम झूठे मुकदमे। मैं एक चीज देख रहा था अभी, ठीक है, अनलॉफुल, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया उसके बारे में, उसमें ये बताया गया है कि ये तकरीबन चाहे UAPA हो, PSA हो, NSA हो, ये कानून जितने भी और सेडिशन के जितने कानून हैं उसमें कन्विक्शन की जो शरह 3.3 हो गई, यानी 97 लोग बरी हो रहे। इतना झूठ। और आप देखिए जब कोई वाकया होता है तो अखबार पूरा 8 कलम की सुर्खी लगाता, जब बरी होता है तो एक लाइन नहीं आती। मैं वजाद साहब आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि हैदराबाद से, यानी हैदराबाद की अवाम में मकबूलियत हासिल करने के बाद एक पार्टी जिसने अब मुल्क का सफ़र करना शुरू किया है एक एक रियासतों से होते हुए, तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की अवाम को, आप MIM के लीडर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे 1 मिनट में, क्योंकि 2022 भी करीब है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हैं, वालेहाना तौर पर ज़रूर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और हमेशा किया जाता रहा है। 1 मिनट में चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवाम का जलसों में जमा होना, वालेहाना इस्तकबाल करना, एयरपोर्ट पे आना, रैली निकालना एक अलग सूरत है, लेकिन मैं वहाँ की आवाम से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने सियासी शऊर को बेदार करें और ये जोश, ये जज्बात, ये वालेहाना मोहब्बत को आप वोट में कन्वर्ट करें। आप पहले अपने वोटर के नाम को चेक करें, अपने वोटर ID कार्ड बनवाएं और पूरे मुत्तहिदा तौर पर होकर जहन को तैयार करते हुए वोट में तब्दील दें, तो वही असदुद्दीन साहब का वालेहाना इस्तकबाल होगा। और जो उम्मीदवारों को पेश करेंगे आपके दरमियान में आप ही में से होंगे, कोई हैदराबाद से लाकर या किसी दूसरी रियासत से नहीं देंगे, तो वो जाहिर है वो पूरा जांच पड़ताल करने के बाद काबिल तरीन लोगों को, मिलत का दर्ज रखने वाले, जो जमात की पॉलिसी फ्रेम्स में सेट हो सकते हैं, वैसे ही लोगों को वो इंतखाब में उतारेंगे। तो उनको आप वोट देकर बैरिस्टर साहब के हाथ मजबूत करें, जमात को मजबूत करें, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप खुद मुक्तफी होकर वहाँ के हालात का मुकाबला कर सकें और आप अपने इसी तमाम जोश जज्बात को होश में लाकर उसका सही इस्तेमाल करें और वोट को बटने न दें और सही फैसला करके सही जमात को, सही क़यादत को अगर आप मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद साहब, आपने वक्त दिया, माजिद साहब आपने वक्त दिया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।